प्यारे बच्चों, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे साझेदारी की विशेषता। कल हम पढ़े थे साझेदार, साझेदारी और साझेदारी फॉर्म कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस में अपना पैसा को लगाते हैं और लाभ हानि बांटने का जो एक समझौता करते हैं और लाभ हानि बांटकर अपने व्यापार को चलाते हैं एक निश्चित समझौता के अधीन, तो उसे हम उस व्यक्तिगत रूप से सभी लोग साझेदार होते हैं, सामूहिक रूप से वो साझेदारी और जिस नाम से वो फर्म को चलाते हैं उस साझेदारी फर्म कहलाता है। तो आज हम पढ़ेंगे साझेदारी की विशेषता, फीचर ऑफ पार्टनरशिप। तो फर्स्ट विशेषता हम पढ़ेंगे दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी कि साझेदार के लिए कम से कम दो या उससे अधिक व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। कोई अकेला व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता है, इसलिए दो व्यक्ति या उससे तीन व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। और यह भी यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि कम से कम कितना व्यक्ति, तो ये तो हम समझ गए कि साझेदारी की स्थापना के लिए कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए और अधिक से अधिक कितना होना चाहिए। तो साझेदारी की स्थापना के लिए कम से कम दो और अधिक से अधिक 50 होना चाहिए। साझेदारी अधिनियम 2014 के अधीन, पहले उससे ज्यादा भी था, लेकिन साझेदारी अधिनियम 2014 जो एक एक्ट बना है उस एक्ट के तहत साझेदारी की स्थापना के लिए कम से कम दो व्यक्ति का होना जरूरी है और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति का होना जरूरी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अधिनियम के तहत कि कम से कम दो और अधिक से अधिक 50 होना चाहिए। तो साझेदारी अधिनियम 2014 धारा 10 के अनुसार। अब दूसरा पढ़ते हैं अनुबंध या समझौता। हम कोई साझेदारी का निर्माण करते हैं, कोई पार्टनर मिलकर अपना पैसा को किसी बिजनेस में लगाते हैं, तो उसके लिए एक समझौता, एक एग्रीमेंट बनाते हैं। यह समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन मौखिक में क्या होता है, बाद में कोई मतभेद न हो जाए, साझेदारों के बीच कोई मतभेद न हो जाए, इसलिए हम लिखित समझौता ही सबसे अच्छा माना जाता है। कि लिखित समझौता में हम यह निश्चय करते हैं, हम यह एग्रीमेंट बनाते हैं कि मुझे किस अनुपात में अपने लाभ और हानि को बांटना है, मेरा परसेंटेज क्या होगा, मेरा शेयर का परसेंटेज क्या होगा देने का, और प्रॉफिट को हम जो बांटेंगे किस अनुपात में बांटेंगे ये उसमें निश्चय रहता है। इसलिए लिखित समझौता ही सबसे अच्छा माना जाता है, बाद में मतभेद नहीं होने से हम बच सकते हैं। तीसरा है वैधानिक व्यवसाय। और साझेदारी की स्थापना के लिए यह भी जरूरी है कि हम जिस व्यापार का स्थापना करते हैं, हम जो साझेदार बने हैं, एक एग्रीमेंट बनाए हैं, तो किस चीज के लिए, लीगल व्यवसाय के लिए। हम जहां पर जो पूंजी लगाते हैं, जहां पर हम पैसा लगाते हैं, वो मेरा बिजनेस होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए, अनलीगल नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल गए, हम एक एग्रीमेंट बना लिए कि चोरी करेंगे, तो ये साझेदार के अंतर्गत नहीं होगा, क्योंकि ये लीगल नहीं है, ये अनलीगल है। तो हम जो भी व्यापार का स्थापना करेंगे, जो भी बिजनेस हम स्थापना करेंगे, जिसके लिए हम एग्रीमेंट बनाए हैं, इसके वो व्यवसाय क्या होना चाहिए, वो व्यवसाय लीगल होना चाहिए और संवैधानिक होना चाहिए। उसके बाद आता है लाभ कमाना एवं विभाजन। साझेदार का जो हम स्थापना करते हैं एक समझौता के अधीन, और उस समझौता में हम यह निश्चय करते हैं कि लाभ कमाएंगे, अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे, क्योंकि लाभ कमाने के उद्देश्य से ही हम दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर अपना पैसा को बिजनेस में लगाए हैं कि मुझे अधिक से अधिक लाभ हो। और लाभ कमाना, उस लाभ को क्या करना है, बांटना है। और किस अनुपात में बांटना है, किस रेशियो में बांटना है, यह पहले ही निश्चित किया जाता है। इसके लिए पहले ही एक लिखित एग्रीमेंट बन जाता है, ताकि बाद में किसी भी साझेदारों के बीच किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं हो। इसके लिए हम एग्रीमेंट बना लेते हैं कि लाभ का बंटवारा हम किस अनुपात में करेंगे, किस रेशियो में करेंगे। तो ये इसका है लाभ कमाना एवं विभाजन करना, हम सभी साझेदार आपस में बांटते हैं। और सीमित दायित्व, जिस प्रकार एकल व्यापार मतलब जिस व्यापार का मालिक एक आदमी है, पहले एकल व्यापार ही चलता था, लेकिन जब व्यापार के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में अधिक लोग जुड़ने लगे, तब साझेदारी व्यापार का शुरुआत हुआ 1932 में। 1 सितंबर 1932 में भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू हुआ था। तो एकल व्यापार में जिस प्रकार जो दायित्व जो है, लायबिलिटी जो है असीमित है,
ठीक उसी प्रकार साझेदारी व्यवसाय का भी दायित्व क्या है? असीमित है। मान लिया जाए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, 3 आदमी मिलकर हम व्यापार चला रहे हैं, 2 साल तक व्यापार चलाए और व्यापार चलाने के बाद मेरा व्यापार घाटा में आ गया, हम लॉस, मेरा व्यापार घाटा के कंडीशन में आ गया, तो हमारा जो लायबिलिटी है, हम जहां से जो प्रोडक्ट मंगाए थे जिसको हमको देना है, अगर हम माइनस में चले गए हैं तो 2 आदमी हैं या 3 आदमी हैं या 4 आदमी है, सबका लायबिलिटी उतना ही हो जाता है कि उस पैसा को व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उस लायबिलिटी को क्या करना है? चुकता करना है। इसलिए इसका भी दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। उसके बाद है संचालन। इसको हम ऑपरेट कैसे करेंगे? मान लिया जाए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर हम व्यापार चला रहे हैं, 4 आदमी मिलकर हम व्यापार चला रहे हैं, तो चारों के द्वारा भी ऑपरेट किया जा सकता है। चारों व्यक्ति के द्वारा भी हम व्यापार को संचालित कर सकते हैं, लेकिन आपसी विचार से चारों में से हम किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति के द्वारा, अगर 4 आदमी हैं तो 4 आदमी हम विचार कर लेंगे कि नहीं, 4 आदमी में एक आदमी के द्वारा सबकी ओर से वो मेरा प्रतिनिधि रहेगा और सबकी ओर से वो व्यापार को सही ढंग से चलाएगा। या 2 व्यक्ति के द्वारा हो सकता है और नहीं तो चारों व्यक्ति के द्वारा भी व्यापार को संचालित किया जा सकता है। उसके बाद आता है सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं। इसका मतलब हुआ कि साझेदारी व्यापार के लिए सदस्य का होना बहुत जरूरी है। अगर सदस्य नहीं है तो साझेदार नहीं है, क्योंकि अकेला व्यक्ति अगर कोई बिजनेस से पैसा लगाता है तो साझेदारी व्यवसाय नहीं कर रहा है, वो एकल व्यापार हो जाएगा। तो सदस्य के बिना हम साझेदारी व्यवसाय का कल्पना नहीं कर सकते हैं। इससे साझेदारी व्यापार को चलाने के लिए सदस्य का होना, मेंबर का होना बहुत जरूरी है। सदस्य के बिना ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये आपका है साझेदारी की विशेषता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगला वीडियो हम बताएंगे, हम कुछ सवाल का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आप कैसे सवाल सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।